नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त कॉलेजियस सिस्टम को लेकर लगातार घमासान देखने के लिए मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जहां कह रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर है, मंत्रियों को हिदायत भी देने के लिए कह रही है केंद्र सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मुद्दे पर टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है। शुरुआत कानून मंत्री किरण रिजिजू से हुई और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान आया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी तरफ इन मुद्दों को लेकर राजनीति भी जमकर देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, उन्होंने भी इस मामले में उनके बयान का खंडन किया है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला है और काफी कानूनी दांवपेच है, तो ऐसे में इस मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील सावित्री पांडे जी मौजूद है। तो मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मैम, बस मैं चाहूंगी कि कई सारे जो दांवपेच है, जो लगातार अब राजनीतिक एक मुद्दा बन चुका है, तो कई सारे सवाल है जो हमारे व्यूअर्स के भी दिमाग में है। मैं चाहूंगी कि उन्हें आप क्लियर कर दें। देश के उपराष्ट्रपति ने एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने फैसले की आलोचना की, उन्होंने इसे गलत बताया, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एनजेएसी का फैसला 2014 में आया था, उससे पहले तक ये नहीं था। 1999 तक ये था। 1999 जब अमेंडमेंट आया था, उसके हिसाब से इसका किया गया था। उस समय तक कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर के जजों की नियुक्त किया करती थी। इसके बाद ये आया कोलेजियम सिस्टम आया। कोलेजियम सिस्टम में जो एक खतरा है बना हुआ है कि उस सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के एक बंद कमरे में ये डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा, किसको हम एलिवेट करके जज बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। तो जब बंद कमरे में कोई बात हो रही है तो उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि योग्यता की बात की जाती है कि कॉलेजियम सिस्टम में आप ये करेंगे कि योग्य लोगों को आप सुनते हैं, चूंकि जजेस सुनते हैं, जानते हैं कौन वहाँ है क्या है, लेकिन क्या सभी को वो रास्ता मिल रहा है? तो इस लिहाज से जो वहाँ के आम एडवोकेट्स हैं, आम लोगों को वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो इस पक्ष से यदि हम देखते हैं तो उपराष्ट्रपति का सवाल उठाना सही सा लगता है। तो मैम, जो दूसरा सवाल है वो ये है कि एनजेएसी जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई थी, तो क्या सरकार का फैसला सही था या गलत आपके हिसाब से? देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि क्या सही था क्या गलत था। अनुच्छेद 124 में न्यायपालिका को ही जजेस को चुनने का अधिकार है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उस सिस्टम को नहीं जानते हैं, उसके साथ उनको ज्ञान को परखने की कोई उनके पास इस तरह की एक्सपर्टाइज नहीं है। अनुच्छेद 124 इस बात के लिए कहता है कि न्यायपालिका का पूरा अधिकार है कि वो जजेस की नियुक्ति करे, उनके पूरे राइट्स होते हैं। लेकिन इससे पहले तक, कॉलेजियम सिस्टम के आने से पहले तक, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर के करते थे। उससे पहले हम ये समझना ज़रूरी होगा कि एग्जैक्टली ये कोलेजियम सिस्टम है क्या। कोलेजियम सिस्टम के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। अंत में राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट की बात आती है तो पहले जो उसमें नॉमिनेट करता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, वहाँ के 2 जजेस नॉमिनेट करके चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आकर के डिसाइड करता है कोलेजियम सिस्टम ही कि वहाँ कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। चूंकि कार्यपालिका का दखल इसके बाद 2014 के बाद से ख़त्म हो गया है, तो उसमें भाई भतीजावाद के बढ़ने की संभावना ज़्यादा बन गई है और आम लोगों को राह नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए अब न्यायपालिका ये कहती है कि योग्यता की बात है कि कार्यपालिका योग्यता को कैसे परखेगी। तो योग्यता का मापदंड तो न कार्यपालिका है न न्यायपालिका है, दोनों को कन्फ्यूजन से कोई एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों की नियुक्ति करें, क्योंकि जनता
के लिए कानून बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया है, तो जनता के हितों का ही संरक्षण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। तो जब हम कॉलेजियम सिस्टम से ही जजेस का चुनाव करते हैं तो वहाँ इस बात का खतरा रहता है कि कहीं व्यक्ति विशेष का ही तो पोषण नहीं हो रहा है, आम जनता के हितों का आहरण तो नहीं किया जा रहा है, उनके हितों को दबाया तो नहीं जा रहा है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को नए सिरे से देखने की तो ज़रूरत है। इस स्तर तक ये देखा जाए तो जैसा कि धनखड़ उपराष्ट्रपति मिस्टर धनखड़ जो हैं वो खुद भी एक सीनियर एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जब कहा है तो सोच समझ के ही कहा है। अच्छा मैम, तो एक सवाल जो और उत्पन्न हो रहा है वो ये है कि पहले कानून मंत्री का बयान, फिर राष्ट्रपति ने भी कहा कि जस्टिस मिलने में देर हो रहा है, थोड़ा जो काम है वो धीमे चल रहा है, और अब उपराष्ट्रपति का बयान। तो मैम सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से कानून मंत्री के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की थी और कहा था कि मंत्रियों को आप निर्देश दे, इस तरीके से जो बड़े पद पर है वो इस तरीके की टिप्पणी ना करे, गलत संदेश जाता है, तो क्या अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगा सकती है? क्या उनके दायरे में ये आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है। उनके द्वारा किए गए जो भी उनकी टिप्पणियां हैं उस पर सवाल तो नहीं उठता है, नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन जो मंत्री हैं, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हैं या कोई और मंत्री हैं, जब किसी पब्लिक फोरम से कुछ कहते हैं तो उनको भी अपने बयान कुछ सोच समझ के देने चाहिए। जहाँ तक रही बात काम के धीमे होने की, यदि लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी और उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुकदमे भी धीरे से ही डिसाइड होंगे। यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ मुद्दा उठाया था लॉ मिनिस्टर ने, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं तो प्रेशर भी तो ज़्यादा होता है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कार्यपालिका को कि जो कार्य आपकी सुनवाई 10 से 4 के बीच में हो रही है, मुख्य कार्य वहाँ नहीं होता। पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है केसेस की, बाद में जा करके उसका जजमेंट भी लिखना होता है। पहले आप स्टडी करते हैं, लॉ को जानते हैं, फैक्ट को जानते हैं, उस प्रिपरेशन के बाद ही आप यहाँ आते हैं। यहाँ की 10 मिनट की सुनवाई के लिए आपको घंटों का उसमें आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, वो उसको समझना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि अंतिम विकल्प होता है आम जनता के पास भी कि यहाँ आएगा तो सुनवाई होगी, यदि उसके केसेस की तो उसे न्याय मिलेगा। न्याय के लिए आप ऐसे ही खाली आकर के कोर्ट में बैठ करके केस को सुन करके न्याय नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा स्टडी करके आना पड़ेगा, उसके फैक्ट्स भी जानने होंगे, बैकग्राउंड भी जानना होगा, लॉ को भी जानना होगा, तभी जा करके आप जनता को न्याय दे पाएंगे। ये 9 to 4 की जॉब नहीं है न्यायपालिका की। यहाँ 24/7 लोगों को वर्क करना पड़ता है। यहाँ तक कि आप जब सो रहे होते हैं वो टाइम भी आपका अपना नहीं होता है। जो छुट्टियाँ, इस प्रेशर को बस्ट आउट करने के लिए ज़रूरत तो छुट्टियों की पड़ती है। और डिस्पोजल की बात यदि हम कहें, कितना स्पीडी डिस्पोजल हुआ है। अभी हज़ारों की संख्या में केसेस सुप्रीम कोर्ट से महीने में ख़त्म हुए हैं। तो ये कहना कि सभी कोर्टों से डिले हो रहा है, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में आपने देखा कि इस मुद्दे पर जो है हमारी आप कह सकते हैं कि सावित्री पांडे जी ने जो है मैम ने बताया कि किस तरीके से कॉलेज सिस्टम को एक नई नज़रिए से देखने की तो ज़रूरत है। साथ ही साथ जो भी मंत्री है या नई नज़रिए की ज़रूरत मैं नहीं कह रही हूँ, इसका कोई एक बीच का रास्ता निकालना होगा। देखिए, लोगों को न्याय चाहिए जब वो कोर्ट में आते हैं। जब कार्यपालिका का दखल होगा तो उनके अपॉइंट किए गए बंदे जो होंगे, जो जिनको वो अपॉइंट करके ले आएंगे, वो कहीं ना कहीं से, देखिए कोर्टों में क्या है, मोर देन 60% मुकदमे जो होते हैं वो सरकार के होते हैं। तो जिसको आप चुन के ले आएंगे, जो आपका प्रतिनिधि होगा, क्योंकि पहले के हिसाब से जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का के सहयोग से बनाया जाते थे जजेज, जिसका एक बहुत ही
बुरा सा उदाहरण यदि हम करें तो 1970 के केस में जब जस्टिस A.N. रे को बनाया गया था चीफ जस्टिस, वहाँ कार्यपालिका के दखल से ही ये हुआ था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेज को हटा करके जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था। कार्यपालिका के दखल का इससे बुरा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। उसी के बाद सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेज होंगे सीनियर मोस्ट जजेज ही जाकर के उनको सीनियरिटी के हिसाब से ही उनकी होगा कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा कौन नहीं बनेगा। तब से 1973 से इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जा रहा है। तो मुद्दा ये आता है कि यदि कार्यपालिका किसी की नियुक्ति करती है तो क्या वो वहाँ हमें पूरी तरह न्याय मिलने की संभावना बनी रहेगी? तो मेरा अपनी विचारधारा है कि ना ये पूरी तरह, और यदि हम खाली कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ अनक्वेश्चनेबल है कि भाई भतीजेवाद को बढ़ावा तो मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी डिसाइड होता है वो एक बंद कमरे में डिसाइड किया जाता है। नहीं पता होता है कि कौन सी मेरिट्स को देखा जा रहा है, कौन सी मेरिट्स को नहीं देखा जा रहा है। यानी एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है कि जजेज की नियुक्ति कैसे हो जिससे आम जनता को न्याय मिल सके। तो ऐसे में आपने सुना सावित्री पांडे जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है। उनका मानना है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बीच का रास्ता निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जब कोई भी मंत्री या फिर बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति हैं तो उन्हें जब पब्लिक डोमेन में वो कुछ कहते हैं तो उन्हें भी अपने पद की गरिमा को रखते हुए सोच समझ कर बयान देना चाहिए। तो ऐसे में मैम आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में हमने इस पूरे मामले के वो आपके सामने जो है बहुत ही प्रत्यक्ष तरीके से रखा है कि क्या सारे दांवपेच है, क्या चीजें हो सकती हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।